जय हिंद। मैं संजय सिंह आप सभी को आप सबके यूट्यूब चैनल संजय ऑनलाइन स्टडी जोन पर स्वागत करता हूँ। रुकमणी पब्लिकेशन का टेस्ट नंबर 12वां है दोस्तों। इससे पहले 11 टेस्ट में अपलोड कर चुका हूँ। यदि आप लोग उसे नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहाँ पर आपको लिंक उपलब्ध करवा दिया जाएगा और इस चैनल के प्लेलिस्ट में भी आपको वो वीडियो उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। और यदि आप करंट अफेयर वन लाइनर ग्रुप में पढ़ना चाहते हैं स्पीडी बुक से, तो वो भी मैं ला रहा हूँ। वो भी मैं 100 प्रश्नों का ला रहा हूँ। तकरीबन 17-18 वीडियो हो चुका है दोस्तों। उसका भी प्लेलिस्ट शामिल है। यदि आप उसे भी देखना चाहते हैं तो उसका भी प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं और उसका भी लिंक मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टेस्ट सीरीज नंबर 12। आज का पहला प्रश्न इसमें क्या है, इसमें दिया गया है दोस्तों, प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट। प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट पारित हुआ था। वायसराय के कार्यकाल में पारित हुआ, मतलब किस वायसराय के कार्यकाल में पारित हुआ था प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट? तो प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट था जो 1904 में पारित हुआ था। प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट कब? 1904 में। और किसका कार्यकाल था? कर्जन के। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। 1904 में कर्जन का कार्यकाल था। कर्जन का कार्यकाल 1899 से लेकर 1905 ईस्वी तक था। तो उसी के समय में प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना 1861 में हुआ था। यदि आपसे पूछ लिया जाए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना कब हुई थी, तो 1861 ईस्वी में हुई थी। और 1906 में भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थायित्व प्रदान किया गया था 1906 में। तो किसके वो वायसराय कौन थे जब ये प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट पारित किया गया था? तो उस समय वायसराय लॉर्ड कर्जन थे। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट में दिया गया है प्रश्न नंबर 2 में, इसमें दिया गया है निम्नलिखित में से भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी ओलंपिक संघ की? तो भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष पीटी उषा बनी है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। पीटी उषा भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। यदि हम इसे नीता अंबानी को देखें तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला सदस्य नीता अंबानी बनी है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का, भारतीय ओलंपिक समिति का कौन है? पीटी उषा। अंतर्राष्ट्रीय पूछे तो नीता अंबानी। यदि आपसे ओलंपिक में मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला पूछ लिया जाए तो क्या बताइएगा? कर्णम मल्लेश्वरी। ओलंपिक में कोई भी पदक जीतने वाली पहली महिला बनी है कर्णम मल्लेश्वरी, और जिन्हें द आयरन लेडी के नाम से भी जाना जाता है। कर्णम मल्लेश्वरी को आयरन लेडी के नाम से जाना जाता है। वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड जीतने वाली पहली महिला कौन बनी है? हिमा दास बनी है, जो असम की है। चारों का ऑप्शन बता दिया मैंने, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट की ओर चलते हैं, थर्ड की ओर। थर्ड नंबर प्रश्न दिया गया नमो भारत। नमो भारत क्या है? तो नमो भारत है भारत की पहली सेमी हाई स्पीड क्षेत्रीय रेल सेवा है। भारत की पहली सेमी हाई स्पीड क्षेत्रीय रेल सेवा नमो भारत है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। पहले इसका नाम रैपिडेक्स नाम था, जिसका नाम बदल करके नमो भारत कर दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों, 4 नंबर प्रश्न में। इसमें कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य कौन सा देश नहीं है? 100 प्रश्न पूछा है। तो जापान है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है। रूस, चीन, फ्रांस ये संयुक्त राष्ट्र का अस्थायी सदस्य है। यदि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के कितने अस्थायी सदस्य हैं? तो 5 अस्थायी सदस्य हैं। 3 तो यहाँ पर है, रूस, चीन, फ्रांस, एक अमेरिका और एक ब्रिटेन। ये कुल मिलाकर 5। एक अमेरिका है और एक ब्रिटेन है, ठीक है, और रूस, चीन और फ्रांस है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है, जापान नहीं है। संयुक्त राष्ट्र के 10 अस्थायी सदस्य भी होते हैं, लेकिन इनके पास वीटो पावर नहीं होता है। वीटो पावर केवल 5 को ही होता है। और 10 अस्थायी सदस्यों को कार्यकाल होता है कितना? 2 वर्ष के लिए। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का गठन कब किया गया था? 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का गठन किया गया था। संयुक्त राष्ट्र के 6 अंगों में से एक है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, और संयुक्त राष्ट्र के मुख्य उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना। ऑप्शन नंबर ए जापान नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों, इसमें दिया गया है 5 नंबर प्रश्न में, लौह यस्क की खान बादाम पहाड़ है किस राज्य में स्थित है? बादाम पहाड़ किसके लिए है? तो लौह यस्क के लिए प्रसिद्ध है। वह लौह यस्क की खान है, वो किस राज्य में स्थित है बादाम पहाड़? तो ऑप्शन नंबर बी उड़ीसा में स्थित है बादाम पहाड़। उड़ीसा में स्थित है बादाम पहाड़। हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, सीडेराइट आदि लौह यस्क का किस में है, या लौह का यस्क है ये।
उड़ीसा के प्रमुख लौह उत्पादन जिले में क्योंझर, मयूरभंज, संबलपुर, कटक तथा सुंदरगढ़ ये उड़ीसा का जो क्षेत्र है, यहाँ लौह अयस्क का प्रमुख भंडार पाए जाते हैं। तो यदि हमसे पूछे कि बादाम पहाड़ी कहाँ है, बादाम पहाड़ उड़ीसा में स्थित है। कुछ और प्रमुख स्थल है जो लौह अयस्क के खानों के लिए प्रसिद्ध है, जैसे बरजुआ, बोनाई, दैतारी, गुरु महिसानी। ये हमेशा पूछा जाता है गुरु महिसानी कहाँ स्थित है, तो उड़ीसा में स्थित है। गुरु महिसानी तथा सुलेपात ये सब कहाँ है, उड़ीसा में स्थित है। उड़ीसा के लौह खानों से राउरकेला, बोकारो, जमशेदपुर के लौह इस्पात केंद्रों को लौह अयस्क भेजा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। यदि हम उड़ीसा की राजधानी देखें दोस्तों, तो भुवनेश्वर होता है उड़ीसा की राजधानी। उड़ीसा का गठन हुआ था 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा का गठन हुआ था। और उड़ीसा के अभी राज्यपाल कौन है, तो रघुवर दास हैं जो उड़ीसा के राज्यपाल है। रघुवर दास उड़ीसा के कौन है, राज्यपाल हैं। और मुख्यमंत्री उड़ीसा के हैं नवीन पटनायक। उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है, नवीन पटनायक। यदि आपसे मध्य प्रदेश के बारे में पूछ ले, मध्य प्रदेश के अभी फिलहाल में मुख्यमंत्री कौन है, यदि आपसे ये पूछते तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव हैं। अभी जस्ट ही चुनाव हुआ था दोस्तों, उसमें मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री बनाए गए हैं डॉक्टर मोहन यादव। और वहाँ के राज्यपाल है मंगू भाई छगन भाई पटेल, मध्य प्रदेश के राज्यपाल है अभी वहाँ। और मध्य प्रदेश का राजधानी भोपाल है। यदि हम देखें कर्नाटक के राजधानी कहाँ है, तो बेंगलुरु है। वहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, सिद्धारमैया कर्नाटक के मुख्यमंत्री है। और वहाँ के राज्यपाल थावरचंद गहलोत है। महाराष्ट्र को देखें तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है, तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं दोस्तों। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है, तो एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री है। और वहाँ के राज्यपाल कौन है, तो रमेश बैस महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं, रमेश बैस। और महाराष्ट्र की स्थापना 1 मई 1960 में हुई थी और राजधानी मुंबई है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। 6 नंबर प्रश्न को चलते हैं। उत्तर से दक्षिण की ओर हिमालय की निम्न श्रेणियों का सही क्रम बताइए। देखिए, उत्तर से दक्षिण की ओर हिमालय की श्रेणी के बारे में बता रहा है, यानी कि ऊपर से नीचे की ओर, ऐसे बताने के लिए हमको कह रहा है। तो सबसे पहले देखिए क्या होगा, सबसे पहले होगा काराकोरम, उसके बाद लद्दाख, फिर जास्कर, उसके बाद पीर पंजाल। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। उत्तर से दक्षिण की ओर यदि जाएं, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, इस तरह दिया जाता है दोस्तों। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 7 की ओर। 7 में कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ कच्छ के रण का कुछ हिस्सा साझा करता है। तो कौन सा देश कच्छ के रण के साथ हिस्सा साझा करता है, तो कच्छ का रण किधर है, आप लोग यदि देखेंगे तो कच्छ का रण इधर साइड में है। यहाँ पर कच्छ का रण का क्षेत्र है, यहाँ पर है। तो कौन सा क्षेत्र है, तो इधर साइड में कौन है, तो इधर साइड में पाकिस्तान है। तो पाकिस्तान है जो भारत के कच्छ के रण का क्षेत्र का कुछ हिस्सा साझा करता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है, पाकिस्तान। पाकिस्तान भारत के कुल 17 राज्य पड़ोसी देश, ठीक है, भारत के कुल 17 राज्य पड़ोसी देश की सीमा से जुड़ा हुआ है। भारत का कुल कितना, 17 राज्य पड़ोसी देश की सीमा से जुड़ा हुआ है। यदि हम देखें तो पाकिस्तान के साथ राजस्थान, इधर साइड का जो भी है, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गुजरात, पंजाब, ये क्या है, पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करने वाला क्षेत्र है। तो 5 राज्य हो गए किसके साथ, पाकिस्तान के साथ। और 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ राज्य कौन सा, यदि पूछे आपसे, तो त्रिपुरा है। 3 ओर से बांग्लादेश के साथ घिरा हुआ राज्य है। बोरझील दर्रा श्रीलंका से गिलगित को जोड़ती है। दर्रा है जो श्रीलंका नहीं, श्रीनगर से गिलगित को जोड़ती है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 8 की ओर। 8 में दिया गया है, मोबाइल फोन का उपयोग करके धन स्थानांतरण करने वाली प्रक्रिया को कहा जाता है। मोबाइल फोन को उपयोग करके धन स्थानांतरित करने वाली प्रक्रिया को क्या कहते हैं, थोड़ा ऊपर की ओर करना होगा इसको, उसे कहते हैं IMPS कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। इमीडिएट पेमेंट सर्विस, इसका फुल फॉर्म होता है IMPS का, इमीडिएट पेमेंट सर्विस। ठीक है, जो RTGS देखे तो RTGS है, इसका फुल फॉर्म होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। निफ्ट देखें, निफ्ट का फुल फॉर्म होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। ठीक है, तो 2 लाख रुपए से अधिक राशि ट्रांसफर करने हेतु RTGS का प्रयोग किया जाता है। 2 लाख से अधिक यदि आपको ट्रांसफर करना है तो RTGS का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, 9 नंबर प्रश्न में, भारत के प्रधानमंत्रियों में से पाकिस्तान का सर्वोच्च सिविल पुरस्कार निशान-ए-पाकिस्तान
किसे मिला था? तो निशान पाकिस्तान प्राप्त करने वाले कौन प्रधानमंत्री बने हैं? तो मोरारजी देसाई। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। मोरारजी देसाई भारत के एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्हें पाकिस्तान निशान से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। और यह पुरस्कार उन्हें 1990 में दिया गया था। पाकिस्तान की तरफ से मोरारजी देसाई को 1990 में निशान पाकिस्तान का पुरस्कार दिया गया था और यह सर्वोच्च सिविल पुरस्कार है पाकिस्तान का। यानी 1991 में भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। मोरारजी देसाई को 1991 में भारत रत्न सम्मानित किया गया था। और मोरारजी देसाई भारत के ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो गैर कांग्रेसी बनने वाले प्रथम प्रधानमंत्री बने थे। मोरारजी देसाई। अटल बिहारी वाजपेयी को 2015 में, इंदिरा गांधी को 1971 में, 2015 में भारत रत्न मिला है अटल बिहारी वाजपेयी को, इंदिरा गांधी को 1971 में, ठीक है, और राजीव गांधी को 1991 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 10 नंबर प्रश्न में। इसमें दिया गया है साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाता है? तो साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्टता से ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। तो इसके तहत बाघ देवी की प्रतिमा, प्रशस्ति पत्र एवं 11 लाख रुपए दिया जाता है। ठीक है, साहित्य के क्षेत्र में जो दिया था ज्ञानपीठ पुरस्कार, इसके साथ बाघ देवी की प्रतिमा दी जाती है और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है, 11 लाख रुपए दिया जाता है। ग्रैमी अवार्ड देखें, दो ग्रैमी अवार्ड संगीत के क्षेत्र में दिए जाने वाला दुनिया का सर्वोच्च पुरस्कार है दोस्तों, ग्रैमी अवार्ड। पुलित्जर पुरस्कार देखें तो साहित्य एवं पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। पुलित्जर पुरस्कार साहित्य एवं पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। और अर्जुन पुरस्कार खिलाड़ियों को दिए जाने वाला दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट की ओर चलते हैं 11 नंबर प्रश्न में। इसमें कहा गया भारत का पहला शहर कौन सा है जिसे यूनेस्को ने सिटी ऑफ लिटरेचर के रूप में मान्यता दी है? तो भारत का पहला शहर कौन है वो जिसे यूनेस्को ने क्या दिया, सिटी ऑफ लिटरेचर के रूप में दिया है? तो भारत का पहला शहर वो कोझिकोड है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। कोझिकोड को यूनेस्को ने सिटी ऑफ लिटरेचर के नाम से मान्यता दी है। कोझिकोड, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। केरल में स्थित कोझिकोड यूनेस्को का साहित्य के शहर के रूप में नामित होने वाला भारत का पहला शहर है। हाल ही में यूनेस्को ने भारत के 2 शहरों ग्वालियर और कोझिकोड को क्रिएटिव सिटी लिस्ट में शामिल किया है और यूनेस्को को विश्व विरासत सूची में होयसल मंदिर और शांति निकेतन को भी शामिल किया है। हाल फिलहाल में विश्व विरासत सूची में होयसल मंदिर और शांति निकेतन को शामिल किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए कोझिकोड को दिया गया है और उसके साथ ग्वालियर को दिया गया है। ग्वालियर को भी दिया गया है यूनेस्को ने सिटी ऑफ लिटरेचर के रूप में। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों 12 की ओर। सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2023 की थीम क्या है? सतर्कता जागरूकता 2023 की थीम भ्रष्टाचार का विरोध करे, राष्ट्र के प्रति भ्रष्टाचार का विरोध करें और राष्ट्र के प्रति समर्पित रहें। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों। इसमें दिया गया है यूएसए ओपन टेनिस टूर्नामेंट की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो यूएसए ओपन टेनिस टूर्नामेंट की शुरुआत यदि देखें तो वर्ष 1981 में की गई थी। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। यूएसए ओपन टूर्नामेंट की शुरुआत वर्ष 1981 में की गई थी। टेनिस खेल का उद्भव इंग्लैंड में हुआ था। यदि आपसे पूछे तो कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में, ठीक है। और इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन की स्थापना कब की गई थी? 1913 में इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन की स्थापना की गई थी। यदि आपसे विंबलडन प्रतियोगिता कब शुरू की गई थी पूछते तो 1870 में विंबलडन टेनिस प्रतियोगिता शुरुआत की गई थी। टेनिस खेल के 4 प्रमुख प्रतियोगिता है दोस्तों, 4 प्रमुख प्रतियोगिता है जिसमें से एक है कौन? ऑस्ट्रेलिया ओपन, फिर जनवरी में खेला जाता है ऑस्ट्रेलिया ओपन। और स्थान कहाँ है ऑस्ट्रेलिया ओपन का? तो मेलबॉर्न में खेला जाता है। एक ग्रैंड स्लैम के रूप में आते हैं सब। ऑस्ट्रेलिया ओपन है जो जनवरी के माह में खेला जाता है और मेलबॉर्न में खेला जाता है। उसके बाद फ्रेंच ओपन, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया ओपन जनवरी माह में खेला जाता है और इसका स्थान कहाँ है ऑस्ट्रेलिया ओपन खेलने का? तो मेलबॉर्न में खेला जाता है ऑस्ट्रेलिया ओपन। यदि 2024 में ऑस्ट्रेलिया ओपन किसने जीता है आपसे पूछ लिया जाए तो क्या बताएंगे? तो 2024 में ऑस्ट्रेलियन ओपन जीतने वाला पुरुष एकल में जेनिक सिनर है। इटली के जेनिक सिनर ने जीता है 2024 में ऑस्ट्रेलियन ओपन। और उप विजेता कौन थे? डेनियल मेदवेदेव। रूस के डेनियल मेदवेदेव को हराकर जेनिक सिनर ने पुरुष एकल ऑस्ट्रेलिया ओपन खिताब जीता है। यदि महिला एकल ऑस्ट्रेलिया ओपन पूछे आपसे तो एरिना सबलेंका ने, बेलारूस के एरिना सबलेंका है जो महिला एकल ऑस्ट्रेलिया ओपन का खिताब जीता है। और किसे हराई है? तो चीन के झेन किन वेन को हराकर जीती है। तो महिला ऑस्ट्रेलिया ओपन का हो गया, मेलबॉर्न में खेला जाता है। उसके बाद दूसरा ग्रांड स्लैम प्रतियोगिता है फ्रेंच ओपन। दूसरा है जो मई जून में खेला जाता है दोस्तों। दूसरा फ्रेंच ओपन है जो मई जून में खेला जाता है और मई जून में खेला जाता है। कहाँ खेला जाता है ग्रैंड स्लैम? कहाँ खेला जाता है फ्रेंच ओपन? तो पेरिस में खेला जाता है दूसरा। और पेरिस में खेला जाता है। तो इसके 2023 का विजेता कौन है?
अभी तो हुआ नहीं है दोस्तों। तो 2023 में इसके विजेता कौन थे? पुरुष एकल में नोवाक जोकोविच थे, जो सर्बिया के नोवाक जोकोविच थे पुरुष एकल में, और उप विजेता कैस्पर रूड नॉर्वेजियन के थे, और महिला एकल में ईगा स्विट्स पोलैंड के थे, कोरोलिना पुचोवा उप विजेता थे। तो फ्रेंच ओपन हो गया। यदि हम विंबलडन ओपन देखें तो विंबलडन ओपन कहाँ खेला जाता है? तो विंबलडन ओपन लंदन में खेला जाता है और जून जुलाई में खेला जाता है विंबलडन ओपन, और लंदन में खेला जाता है। स्थान विंबलडन ओपन 2030 में एकल पुरुष एकल में कौन जीता था? कार्लोस अल्कराज। विंबलडन ओपन पुरुष एकल में, विंबलडन ओपन पुरुष एकल में जीतने वाले हैं, और किसे हराए थे? नोवाक जोकोविच को हरा करके कार्लोस अल्कराज ने जीता था। महिला एकल यदि देखें तो मार्केटा बोद्रेशोवा चेक गणराज्य की ओन्स जेम्ब्रियू को हरा कर जीता था। तो नेक्स्ट यूएस ओपन देखें, यूएस ओपन जो अगस्त सितंबर में खेला जाता है, न्यूयॉर्क में खेला जाता है यूएस ओपन। 2023 के यूएस ओपन के विजेता एकल पुरुष विजेता कौन है? तो नोवाक जोकोविच है सर्बिया के, और उप विजेता डेनियल मेदवेदेव है। और महिला एकल में कोको कॉफ है अमेरिका के, और उप विजेता एरिना सैबलेंका है बेलारूस का। तो इस प्रकार यदि इसमें यूएस ओपन टूर्नामेंट की शुरुआत कब हुई थी? 1881 में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। 14 नंबर प्रश्न में चलते हैं। हाल ही में किस खिलाड़ी को वर्ष 2023 के बेलन डी ओर पुरस्कार अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो बेलन डी ओर पुरस्कार अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो लियोनेल मेसी को सम्मानित किया गया। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। 2023 का बेलन डी ओर पुरस्कार दिया गया है और लियोनेल मेसी को, और लियोनेल मेसी 8वीं बार बेलन डी ओर पुरस्कार जीतने वाले पहले व्यक्ति हैं। इतिहास रचा है बेलन डी ओर पुरस्कार जीतने वाले। लियोनेल मेसी 8 बार जीत चुके हैं, और लियोनेल मेसी अर्जेंटीना के फुटबॉलर है। तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। रोहतास का किला वर्तमान में स्थित है? तो रोहतास का किला वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। रोहतास का किला वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। रोहतास का किला शेर शाह सूरी के शासनकाल के दौरान बनाया गया था दोस्तों, और वर्तमान में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत झेलम शहर के पास स्थित है रोहतास का किला। मध्य और दक्षिण एशिया के मुस्लिम सैन्य वास्तुकला का असाधारण उदाहरण है। भारत के प्रमुख किले का यदि संबंधित देखें, कुछ और किले का नाम यदि हम बताएं, जैसे कांगड़ा किला कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। गोलकुंडा का किला हैदराबाद में। ग्वालियर का किला मध्य प्रदेश में। सोनार का किला राजस्थान में। सिंधु गर्ग कहाँ स्थित है? तो महाराष्ट्र में। सिंधु दुर्ग कहाँ स्थित है यदि आपसे पूछते तो आप इसका आंसर गलत बताइएगा, बता दीजिएगा जम्मू कश्मीर में। लेकिन सिंधु दुर्ग कहाँ स्थित है? तो महाराष्ट्र में स्थित है सिंधु दुर्ग। तो ऑप्शन नंबर बी रोहतास का किला कहाँ स्थित है? तो आप इसे भारत में बताइएगा, लेकिन ऑप्शन नंबर बी सही होगा, पाकिस्तान में है रोहतास का किला। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों। एक प्रश्न छूट गया है दोस्तों, केवल इसका आंसर ही है, इसे हम देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 31 का प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न पढ़ देते हैं, आप उसका आंसर बता देना होगा आप लोग को। प्रश्न है कि ब्रिटिश एंड्योरेंस चैंपियनशिप में भाग लेने वाली पहली महिला भारतीय कार रेसर कौन है? ब्रिटिश एंड्योरेंस चैंपियनशिप में भाग लेने वाली पहली भारतीय महिला कार रेसर कौन है? तो कौन है कार रेसर पहली महिला भारतीय? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। हुमैरा मुश्ताक ने भाग लिया, जो जम्मू कश्मीर की रहने वाली है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 32 की ओर। 32 में कहा गया दोस्तों, भारत में प्रांतीय सहायता का प्रवेश है। तो भारत में प्रांतीय सहायता कहाँ हुई थी? तो भारत में कब हुई थी? तो भारत में प्रांतीय सहायता 1935 के भारत सरकार अधिनियम से हुआ था। किससे? 1935 के भारत सरकार अधिनियम से प्रांतीय सहायता हुई थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। इस एक्ट की सबसे बड़ी विशेषता राज्य को सहायता देना था। 1935 के भारत शासन अधिनियम को 1 अप्रैल 1937 में क्रियान्वित किया गया था, और प्रांतों से द्वैत शासन व्यवस्था को समाप्त कर केंद्र में द्वैत शासन व्यवस्था लागू कर दिया गया था दोस्तों। और 1935 के भारत शासन अधिनियम को जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि अनेक ब्रेकों वाली इंजन रहित गाड़ी है। 1935 के बारे में ही कहा था, और इसे मोहम्मद अली जिन्ना ने सड़ा हुआ और मूल रूप से बुरा बताया था मोहम्मद अली जिन्ना ने। ऑप्शन नंबर डी सही है। 33वां प्रश्न चलते हैं। भारत के दो संज्ञानात्मक व्यवस्थापिका को किस अधिनियम द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो भारत के दो संज्ञानात्मक व्यवस्थापिका को वर्ष 1919 के मॉर्ले मिंटो सुधार अधिनियम के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। किसके द्वारा? मॉर्ले मिंटो सुधार नहीं, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। मॉर्ले मिंटो नहीं, मॉर्ले मिंटो 1909 में आया था दोस्तों। 1909 में मॉर्ले मिंटो आया था, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड आया था 1919 में, इसके तहत किया गया था, और इसका क्रियान्वयन किया गया था वर्ष 1921 में। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 34 की ओर। 34 नंबर प्रश्न है, प्राचीन काल के महान विधि निर्माता थे। तो प्राचीन काल के महान विधि निर्माता मनु थे। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। तो प्राचीन काल के महान विधि निर्माता मनु थे। सबसे प्राचीन स्मृति ग्रंथ मनु स्मृति को माना गया है, और इसकी रचना मनु ने किए थे, और इसका अनुवाद 1776 ईस्वी में एक कोड ऑफ जेंटू लाज के नाम से किया गया था।
ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। वात्स्यायन को देखिए, वात्स्यायन पे कुछ रचना है क्या? तो वात्स्यायन ने कामसूत्र नामक पुस्तक लिखा है। वात्स्यायन ने, आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम, सूर्य सिद्धांतम, दस गीतिका सूत्र और आर्याष्ट शतक नामक पुस्तक की रचना की है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। 35 नंबर प्रश्न चलते हैं। दलित वर्गों का संघ स्थापित किया गया था। तो दलित वर्गों का संघ किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो दलित वर्गों का संघ डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। भीमराव अम्बेडकर के द्वारा किया गया था। और भारत में दलित आंदोलन की शुरुआत ज्योतिराव फुले ने किया था। ज्योतिबा फुले ने क्या किया था? तो दलित आंदोलन की शुरुआत किया था ज्योतिबा फुले ने भीमराव अम्बेडकर द्वारा 1924 में बॉम्बे में बहिष्कृत हितकर्मी सभा की स्थापना किया था। बहिष्कृत हितकर्मी सभा की स्थापना कहाँ हुआ, किसने किया था? तो भीमराव अम्बेडकर ने किए थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 36 में निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार सूर्य भगवान और उनकी पत्नी उषा को समर्पित है? सूर्य भगवान और उसकी पत्नी उषा को समर्पित कौन सा त्योहार? तो अभी अभी मनाया गया छठ पूजा। छठ पूजा है भगवान सूर्य और उनकी पत्नी उषा को समर्पित है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। और यह बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश, नेपाल की तराई क्षेत्रों में दिवाली के 6 दिन बाद मनाया जाता है। और बसंत पंचमी बसंत ऋतु के उपलक्ष्य में भी मनाई जाती है। बसंत पंचमी कब मनाया जाता है? तो बसंत ऋतु के उपलक्ष्य में बसंत पंचमी मनाई जाती है। चित्रगुप्त पूजा कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में द्वितीय तिथि के दिन मनाया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है, छठ पूजा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना नृत्य संघ इस्कान की स्थापना किसने की थी? इस्कान मंदिर की स्थापना किसने की थी, ये कहा जा रहा है। तो इस्कान की स्थापना वर्ष 1966 में हुई थी। इस्कान की स्थापना ऑप्शन नंबर, तो किसने किया था? और इसकी स्थापना किए थे भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद ने। भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद ने किया था। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। इसमें दिया गया है 38 में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति में कुल कितने सदस्य हैं? तो इसमें कुल 6 सदस्य हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। मौद्रिक नीति में कुल 6 सदस्य हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 39 में। 39 में है सिंधु नदी ग्रेट इंडियन डेजर्ट के में स्थित है। तो सिंधु नदी ग्रेट इंडियन डेजर्ट किसमें स्थित है? तो ग्रेट इंडियन डेजर्ट है जो पश्चिम में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। सिंधु नदी के ग्रेट इंडियन डेजर्ट पश्चिम में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। इसमें दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध घरेलू उत्पाद की अवधारणा का सबसे अच्छा निरूपण करता है? शुद्ध घरेलू उत्पाद की अवधारणा का सबसे अच्छा निरूपण कौन करता है? तो सबसे अच्छा निरूपण जीडीपी माइनस मूल्यह्रास शुद्ध घरेलू उत्पाद का सबसे अच्छा निरूपण करता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। जीडीपी माइनस मूल्यह्रास, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों 41 नंबर प्रश्न में। 41 में दिया गया है कि प्राचीन विद्वान पाणिनि को किस क्षेत्र में उनके योगदान के लिए जाना जाता है? तो पाणिनि को उनके संस्कृत व्याकरण के क्षेत्र में योगदान के लिए जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। पाणिनि ने अष्टाध्यायी नामक संस्कृत व्याकरण की रचना की। अष्टाध्यायी में 8 अध्याय और लगभग 4000 श्लोक शामिल है। अष्टाध्यायी का कात्यायन का वर्तिकाव्य ग्रंथ है। पतंजलि ने अष्टाध्यायी पट्टिका महाभास नाम से लिखा है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। 42 नंबर प्रश्न करते हैं। आगरा नगर की स्थापना की गई थी। तो आगरा नगर की स्थापना सिकंदर लोदी ने किया था। ऑप्शन नंबर सी हमारा डी हमारा सही आंसर होगा। 1904 में सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना 1504 में, सॉरी दोस्तों 1504 में, 1904 नहीं 1504 में सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना किया था 1504 ईस्वी में। ठीक है, और सिकंदर लोदी ने अपनी राजधानी आगरा से कहा आगरा स्थान दिल्ली से आगरा स्थानांतरित किया था कब? 1906 ईस्वी में। सिकंदर लोदी ने दिल्ली से आगरा स्थानांतरित किया था अपनी राजधानी 1506 ईस्वी में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। गुलरुखी उपनाम से कविता लिखा करता था कौन? सिकंदर लोदी ने गुलरुखी नाम से कविता लिखा करता था। सिकंदर लोदी ने महिलाओं को संतों के मजार पर जाने से मना कर दिया गया था। और सिकंदर लोदी के शासनकाल में एक ग्रंथ लज्जत ए सिकंदरी की रचना हुई थी। सिकंदर लोदी ने सरदारों पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित किया था। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 43 की ओर। इसमें दिया गया है 43 में जून 2023 को संपन्न महिला हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 खिताब किस देश ने पहली बार जीता है? किस देश ने पहली बार जीता है महिला हॉकी जूनियर कप? तो भारत ने जीता है पहली बार महिला हॉकी जूनियर एशियाई कप 2023 पहली बार भारत ने जीता है। 4 बार के चैंपियन दक्षिण कोरिया को हराकर
अपना पहला महिला हॉकी जूनियर एशिया कप भारत ने जीता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। प्रश्न नंबर 40 में अबुल फजल के हत्यारे को पुरस्कृत किया था। तो अबुल फजल के हत्यारे को किसने पुरस्कृत किया था? तो जहांगीर ने किया था। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। जहांगीर ने अब्दुल फजल के हत्यारों को पुरस्कृत किया था। और जहांगीर ने वीर सिंह जुदेव पुंदेला एक मुगल जगीरदार था और ओरछा राज्य का शासक था, उससे ही उन्होंने अब्दुल फजल की हत्या करवाई थी। और जहांगीर महल में निर्माण में वीर सिंह बुंदेला ने ही किया था। यदि आपसे पूछे जहांगीर महल का निर्माण किसने किया था, तो वीर सिंह बुंदेला ने किया था। और वीर सिंह बुंदेला को ही जहांगीर ने सम्मानित किया था अब्दुल फजल के हत्या करने के उपलक्ष्य में। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। 45 में भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत अवध को मिलाया गया था। तो भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत अवध को कुशासित राज्य की घोषणा करके मिलाया गया था। किसका कुशासित राज्य की घोषणा कब मिलाया गया था? 1856 में अवध को मिलाया गया था कुशासित राज्य के रूप में। और उस समय लॉर्ड डलहौजी थे, भारत के वायसराय के रूप में लॉर्ड डलहौजी थे, नहीं, भारत के गवर्नर जनरल के रूप में लॉर्ड डलहौजी थे। 1856 में मिलाया गया था। और डलहौजी ने व्यापकता का सिद्धांत के तहत डलहौजी ने ही व्यापकता का सिद्धांत लागू किया था, जिसमें सतारा को, उसके बाद जैतपुर को, संभलपुर को, बघाट को, उदयपुर को, झांसी को, नागपुर को और बरेली राज्यों को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया था। डलहौजी का कार्यकाल देखिए 1848 से 56 तक था दोस्तों, डलहौजी का कार्यकाल। और शिक्षा से संबंधित बोर्ड डिस्पैच को 1854 में लागू किया गया था। बोर्ड डिस्पैच यदि आपसे पूछते कब लागू किया गया था, तो 1854 में बोर्ड डिस्पैच आया गया था। ठीक है। और डलहौजी के समय में ही प्रथम डाक टिकट 1 जुलाई 1852 में सिंध में प्रचलन में आया था। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। 61 नंबर प्रश्न में 61 नंबर प्रश्न है दोस्तों, मैचिंग दिया हुआ है, इसको हम लोग मैच करेंगे। तो इसमें दिया गया है मैचिंग में सही जोड़ा को पहचान करें। तो इसमें दिया है कि 1950 से 64 के दौरान 1950 से 64 के दौरान भारत की विदेश नीति का लक्ष्य था। 50 से 64 के दौरान भारत की विदेश नीति का लक्ष्य क्या था? तो चाहेंगे थोड़ा छोटा करके इसे देखने के लिए दोस्तों, एक ही फ्रेम में आ जाए, इसके लिए थोड़ा छोटा कर देता हूँ। तो 1950 से 64 के दौरान भारत का विदेश नीति था कि क्षेत्रीय अखंडता और प्रभुसत्ता की रक्षा तथा आर्थिक विकास के लिए 1 का 2 होगा। पंचशील क्या था? तो पंचशील था जो शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, ये 5 सिद्धांत थे पंचशील में। ठीक है। और बाडुंग सम्मेलन इसकी परिणति गुटनिरपेक्ष आंदोलन से हुई थी। और दलाई लामा तिब्बत के धार्मिक नेता जो सीमा पार करके भारत चले आए थे। मैच करें तो 2-3-4-1 ऑप्शन नंबर ए में सही आंसर है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। नेक्स्ट 62 में मालदीव की आधिकारिक भाषा क्या है? तो मालदीव की आधिकारिक भाषा देखें तो मालदीव का जो आधिकारिक भाषा है वो दीवेही है। क्या? दीवेही मालदीव का आधिकारिक भाषा है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा, दीवेही। मालदीव का राष्ट्रीय फूल पूछे तो गुलाब है, गुलाबी गुलाब है। और राष्ट्रीय पेड़ नारियल है। 8 डिग्री चैनल मिनी कॉय को मालदीव से अलग करता है। मालदीव के संसद का नाम मजलिस है दोस्तों, मजलिस है मालदीव के संसद का नाम। ठीक है। और ब्रिटेन से मालदीव को 1965 में स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। और मालदीव की राजधानी कहाँ है? तो माले है मालदीव की राजधानी। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है, दीवेही मालदीव की आधिकारिक भाषा है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। 63 में इसमें दिया गया है नैपीडिया निम्नलिखित में से किस भारतीय सीमावर्ती देश की राजधानी है? तो म्यांमार की राजधानी है नैपीडाबा, महाराष्ट्र की म्यांमार की राजधानी। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया था और उसी को म्यांमार नाम रखा गया। म्यांमार को ही स्वर्ण पैगोडा का देश कहा जाता है। म्यांमार को स्वर्ण पैगोडा का देश कहा जाता है। म्यांमार के सालवीन और इरावदी नदी द्वीप को पूर्व का चावल का कटोरा कहा जाता है। पूर्व का चावल का कटोरा किसे कहते हैं? इरावदी नदी और सालवीन नदी के द्वीप को। भूटान को लैंड ऑफ थंडर कहा जाता है। भूटान को क्या कहता है? लैंड ऑफ थंडर बोल्ट कहते हैं भूटान को। यहाँ भारत की मदद से चूखा, संकोज, मांगदेयू तथा गत्ता जल विद्युत परियोजना का विकास किया गया है। नेपाल के काठमांडू घाटी में लुम्बिनी भगवान का जन्म हुआ था, नेपाल के काठमांडू में। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर तो म्यांमार की राजधानी है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। इसमें कहा गया भाषाओं के में से किसको
सरकार ने क्लासिक भाषा घोषित किया है। तो क्लासिक भाषा किसे घोषित किया है? तमिल को भी क्लासिक भाषा घोषित किया, कन्नड़ को भी और तेलुगु को भी, ये तीनों को क्लासिक भाषा के रूप में घोषणा किया भारत सरकार ने। यदि देखें तो भारत के क्लासिक भाषाओं की संख्या कितनी है? तो कुल 6 क्लासिक भाषा भारत में है। एक तमिल, तेलुगु, कन्नड़ हो गया, उसके बाद संस्कृत, मलयालम और उड़ीसा, ये 6 भाषाएं हैं जो भारत की क्लासिक भाषा है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर डी, 1 2 3 4 सभी का सभी सही है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। डी सही है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न 65 में, बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 की धारा 90 की उपधारा 1 के अधीन कौन सी संख्या की स्थापना हुआ है, या कौन सी संख्या की स्थापना हुई है? तो 65 में है, ग्राम कचहरी की स्थापना हुई है। कौन सी? तो ग्राम कचहरी की स्थापना हुई है। बिहार सरकार, बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 की धारा 90 की उपधारा 1 के तहत ग्राम कचहरी की स्थापना हुई है। ग्राम कचहरी में सरपंच, पंच एवं एक न्याय मित्र से मिलकर बनता है, और ग्राम कचहरी का क्षेत्र ग्राम पंचायत होता है दोस्तों। और ग्राम कचहरी में सरपंच एवं पंच प्रत्यक्ष चुनाव से चुने जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर। 66 में, अंधेर नगरी चौपट राजा नामक नाटक निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई थी? अंधेर नगरी चौपट राजा नामक नाटक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो वो था लिखने वाले भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र अंधेर नगरी चौपट राजा नामक लिखे थे ग्रंथ भारतेंदु हरिश्चंद्र। देखे सुरेंद्रानंद पंत ने पल्लव और चिताम्बरा नामक ग्रंथ लिखी है, पुस्तक लिखी है सुरेंद्रानंद पंत ने। यदि यदि हम इसमें देखें मैथिली शरण गुप्त ने भारत भारती नामक लिखे हैं मैथिली शरण गुप्त, और रामधारी सिंह दिनकर ने कुरुक्षेत्र एवं उर्वशी लिखे हैं रामधारी सिंह दिनकर ने। काजी नजरुल इस्लाम ने अग्नि वीणा लिखा है, जयशंकर प्रसाद ने कामानी, अश्रु और लहर जयशंकर प्रसाद ने लिखे हैं। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों। बिहार में गांव तक वैज्ञानिक खेती को प्रभावी एवं गहरी पहुंच के लिए कौन योजना प्रारंभ किया गया है? तो बिहार में वैज्ञानिक खेती को प्रभावी एवं गहरी पहुंच के लिए मेरा गांव मेरा गौरव योजना का शुरुआत किया गया है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। इस योजना की शुरुआत 2015 में की गई थी। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 68 में कहा गया है, पंचायती राज व्यवस्था लागू करने के से पूर्व गांव के सर्वांगीण विकास के लिए सामुदायिक विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय विस्तार कार्यक्रम के लिए कौन सी कार्यक्रम योजना चलाई गई है? कहा गया पंचायती राज व्यवस्था पर हम करने के से पूर्व गांव के लिए सर्वांगीण विकास के लिए कौन सी कार्यक्रम या योजना चलाई गई है? सामुदायिक विकास कार्यक्रम योजना चलाई गई है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। क्या होगा? कौन सी योजना चलाई गई है? तो वो योजना है सामुदायिक विकास कार्यक्रम, और ऑप्शन नंबर ए, और राष्ट्रीय विस्तार सेवा ऑप्शन नंबर बी। ए और बी दोनों सही है, इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। देखें हम इसमें तो 69 में भारत के उच्चतम न्यायालय का आदर्श वाक्य क्या है? तो भारत का उच्चतम न्यायालय का आदर्श वाक्य है, यतो धर्मस्थयो जयः। यतो धर्मस्थयो जयः सर्वोच्च न्यायालय का आदर्श वाक्य है। यतो धर्मस्थयो जयः का अर्थ होता है जहां धर्म है सत्य वहां जीत होता है। जहां धर्म है, अर्थ होता है जहां धर्म है वहां जीत है, जहां धर्म है वही जीत है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। और 79 में यदि देखें सत्यमेव जयते को देखें, सत्यमेव जयते भारत का आदर्श वाक्य है। सत्यमेव जयते भारत का आदर्श वाक्य है और मुंडकोपनिषद से लिया गया है। और योग क्षेमवय वाह्यमय का आदर्श वाक्य LIC का है। योगा क्षेमवम वाह्यमम का किसका है? तो LIC का आदर्श वाक्य है। तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। 17वां प्रश्न देखिए, अरुण वरुण और तमोर नदी प्रणाली का हिस्सा है। अरुण वरुण और तमोर नदी किस प्रणाली का हिस्सा है? कोसी नदी प्रणाली का हिस्सा है। कोसी नदी प्रणाली का हिस्सा अरुण वरुण और तमोर नदी। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों। 71 में 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? तो जनसंख्या के मामले में सबसे कम सिक्किम की है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन है? वो गोवा है। सबसे क्षेत्रफल की दृष्टि से गोवा है। तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न की ओर। इसमें दिया गया है कि 72 नंबर प्रश्न में दीफू दर्रा कहाँ स्थित है? दीफू दर्रा के देखें तो दीफू दर्रा आपको अरुणाचल प्रदेश में स्थित है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है।
कहाँ है, तो अरुणाचल प्रदेश में दिफू दर्रा है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। यदि कुछ और दर्रा का देखिए अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन दर्रा है, दिफू दर्रा और यांगयाप दर्रा, दोनों कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में है, दिफू दर्रा और यांगयाप दर्रा। ठीक है, दिफू दर्रा और यांगयाप दर्रा कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में है। और हिमाचल प्रदेश में कौन कौन सी दर्रा है, तो हिमाचल प्रदेश में आपको रोहतांग दर्रा और बड़ा लचला दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रा, बड़ा लचला दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। और उसी प्रकार देखिए कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में कौन सा दर्रा है, तो पीर पंजाल, जोजिला और बोरजिल दर्रा जम्मू कश्मीर में है। पीर पंजाल दर्रा, जोजिला दर्रा और बोरजिल दर्रा जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, जम्मू कश्मीर में है। और यदि हम देखें इसमें सिक्किम में जलेपला और कहाँ स्थित है, तो सिक्किम में है। सिक्किम में जलेपला और कहाँ स्थित है जलेपला, तो सिक्किम में। यदि हम हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड में कौन सा है, नीति दर्रा उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में नीति दर्रा और माना दर्रा उत्तराखंड में है। कुछ प्रमुख दर्रा का नाम मैंने बता दिया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। देखिए इसमें 673 में भारत की संसद में पहला लोकपाल विधेयक कब पेश किया गया था। भारत की संसद में पहला लोकपाल विधेयक वर्ष 1968 में पेश किया गया था। भारत के संसद में पहला लोकपाल विधेयक वर्ष 1968 में पेश किया गया था। लोकपाल स्वीडन में सर्वप्रथम 1809 में ओम्बुड्समैन के नाम से स्थापित किया गया था। भारत का लोकपाल विधेयक 1968 के से अनेक बार संसद में लाया गया, जो पारित नहीं हो सका। 1919 में पिनाकी चंद्र घोष को देश का पहला लोकपाल बनाया गया था। वर्तमान में प्रदीप कुमार मोहंती को लोकपाल अध्यक्ष के अतिरिक्त प्रभार दिए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन है, बी हमारा सही आंसर। 1968 में भारत का पहला लोकपाल विधेयक पारित किया गया था, पेश किया गया था। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 74 में। इसमें कुछ मैचिंग दिया हुआ दोस्तों, हम लोग देख लेते हैं। पर्वत श्रृंखला उनकी ऊंचाई के अनुसार कुछ मैचिंग है, इसे हम लोग देखेंगे। चलिए देख लेते हैं इसे। कामेट की ऊंचाई कितना है, कामेट है जो इसकी ऊंचाई कितना है, तो कामेट पर्वत श्रृंखला की ऊंचाई 7756 मीटर इसकी ऊंचाई है। कामेट पर्वत की 7756। कंचनजंगा की ऊंचाई कितनी है, 7816 मीटर कंचनजंगा की ऊंचाई है। और नंदा देवी की ऊंचाई कितनी है, नंदा देवी की ऊंचाई 8586 मीटर नंदा देवी की ऊंचाई है। और यदि देखें केटू की ऊंचाई कितना है, 8611 मीटर केटू की ऊंचाई है। तो इस प्रकार यदि मैचिंग करें, एक का एक, दो का डी और तीन का बी, सॉरी दोस्तों इसमें कुछ गलत हो गया है। देखिए कामेट का ऊंचाई कितना है, कामेट पर्वत की ऊंचाई है 7756 मीटर कामेट की है। कंचनजंगा की ऊंचाई कितना है, तो 8586 मीटर है कंचनजंगा की। नंदा देवी की ऊंचाई कितनी है, तो नंदा देवी की ऊंचाई 7816 किलोमीटर है, मीटर है। जबकि केटू की ऊंचाई 8611 किलोमीटर है, 11 मीटर है। तो इस प्रकार ऑप्शन क्या हो जाएगा, एक का एक, दो का डी, तीन का बी और चार का सी। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। आगे की ओर चलते हैं दोस्तों। इसमें दिया गया है 65 में निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष लोकतंत्र का साधन नहीं है। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र का साधन कौन नहीं है, तो जेरीमैंडरिंग प्रत्यक्ष लोकतंत्र का साधन नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। जेरीमैंडरिंग की प्रणाली यूएसए में प्रचलित है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में दिया गया 76 में निम्नलिखित में चार, ये क्या है, तो ये है आपको दोस्तों रीजनिंग है। नेक्स्ट पर चलते हैं हम लोग, वो रीजनिंग था। 91 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। 91 नंबर प्रश्न में दिया गया है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है। तो प्रत्यक्ष कर का उदाहरण कौन नहीं है, तो अभी सबसे बड़ा उदाहरण है प्रत्यक्ष कर का नहीं है कौन, तो वस्तु और सेवा कर। वस्तु और सेवा कर है, प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है, सबसे बड़ा यही उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। जीएसटी सबसे बड़ा उदाहरण है। जीएसटी भारत में 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। 2017 में 1 जुलाई लागू की गई थी कब, जीएसटी को। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 92 में दिया गया है गांधी सागर बांध निम्नलिखित में से किसका हिस्सा है। तो गांधी सागर बांध है जो आपको चंबल नदी के हिस्सा है दोस्तों। चंबल नदी पर स्थित है गांधी सागर बांध। यह मध्य प्रदेश में स्थित है। यह बांध सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर स्थित है। सरदार सरोवर कहाँ है, नर्मदा नदी पर है। और जैकवाड़ी परियोजना गोदावरी नदी पर स्थित है। जैकवाड़ी परियोजना कहाँ है, गोदावरी नदी पर स्थित है। हीराकुंड बांध महानदी पर स्थित है। यह विश्व का सबसे लंबा नदी बांध है। तो हीराकुंड विश्व का सबसे लंबा नदी बांध है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 93 की ओर। निम्नलिखित में से किसका उद्गम भारत में नहीं है। तो किसका उद्गम भारत में नहीं है, रावी, ब्यास और चिनाब का उद्गम भारत में है, जबकि सतलज नदी का उद्गम भारत से बाहर है।
सतलज नदी तिब्बत के मानसरोवर झील के समीप राकसताल से निकलती है दोस्तों, और शिवालिक श्रेणी को पार करके हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। किस श्रेणी को पार करके? शिवालिक श्रेणी को पार करके। यदि ब्यास नदी को देखें, ब्यास नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो ब्यास नदी का उद्गम स्थल रोहतांग दर्रे के पास ब्यास कुंड से हुआ है। रोहतांग दर्रे के पास ब्यास कुंड से हुआ है ब्यास नदी का। चिनाब नदी का देखें तो चिनाब नदी का उद्गम कहाँ से है? चंद्र एवं भागा नदी के संगम से बना है चिनाब। कहाँ से? हिमाचल प्रदेश में टांडी में चंद्र एवं भागा नदी से मिलकर बनता है चिनाब। चिनाब नदी सिंधु नदी की सहायक नदी है। रावी नदी कांगड़ा जिले के रोहतांग दर्रे के समीप से निकलती है। रावी नदी। सिंधु नदी मानसरोवर झील के पास सनोखा बाबा हिमनद से निकलती है। और सिंधु नदी जल बंटवारा कब हुआ था? तो 1960 में सिंधु नदी जल बंटवारा हुआ था। सिंधु नदी जल बंटवारा में भारत को ऊपर के जो 3 नदियां हैं उसमें से 20% जल भारत को प्राप्त होता है, 80% पाकिस्तान को, और नीचे की जो 3 नदियां उसमें भारत को 80% पानी प्राप्त होता है और पाकिस्तान को 20%। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, सतलज। 94 में देखिए मरणोपरांत प्रथम भारत रत्न किन्हें दिया गया था? मरणोपरांत प्रथम भारत रत्न लाल बहादुर शास्त्री को दिया गया था। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। लाल बहादुर शास्त्री का मृत्यु ताशकंद में हुई थी 11 जनवरी 1966 ईस्वी में। भारत रत्न 1966 में ही लाल बहादुर शास्त्री को दे दी गई थी। उसके बाद मरणोपरांत एमजी रामचंद्रन को 1988 में भारत रत्न दिया गया था। भीमराव अम्बेडकर को 1990 में भारत रत्न दिया गया था मरणोपरांत, और उसी प्रकार के स्वामी कामराज को भी मरणोपरांत भारत रत्न 1976 में दिया गया था। और भारत रत्न की शुरुआत कब हुई थी? तो 1954 में हुई थी भारत रत्न अवार्ड देने की शुरुआत। इसमें 1954 में सर्वप्रथम डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को, राजपाल चार को और चंद्रशेखर वेंकट रमन को दिया गया था। इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों। इसमें दिया गया है कि नेक्स्ट में 95 नंबर प्रश्न में 95 नंबर प्रश्न में है, इसमें है एक चैत्र प्रायः पड़ता है किस दिन को? तो चैत्र का पहला दिन कौन सा होता है? तो प्रायः 22 मार्च को चैत्र का पहला दिन होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। चैत्र राष्ट्रीय पंचांग में प्रथम माह होता है दोस्तों। राष्ट्रीय पंचांग में अंतिम माह फागुन होता है, और राष्ट्रीय पंचांग शक संबंध पर आधारित होता है। भारत का जो राष्ट्रीय पंचांग है शक संबंध पर आधारित है। राष्ट्रीय पंचांग 1957 में लागू किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 96 में, जिस ताप पर द्रव का वाष्प दाब एक वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है उस ताप को क्या कहते हैं? तो उस ताप को क्या कहेंगे? तो उस ताप को क्वथनांक कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर रहेगा। वह ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब एक वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, किसी द्रव का जो वाष्प दाब है वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, उस द्रव का क्वथनांक कहते हैं, उस द्रव का क्वथनांक कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 97 में कहा गया वह वस्तुएं जिनका गंध एसिडिक तथा बेसिक माध्यम में बदलता हो कहते हैं वो कौन सी वस्तुएं कहलाती है? तो ये वस्तुएं ऑल फैक्ट्री संकेतक कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों 98 नंबर प्रश्न में। इसमें दिया गया है निम्नलिखित में से कौन गतिविधियां ग्रीन हाउस गैस को प्रभाव के लिए जिम्मेदार नहीं है? कौन सी गतिविधियां ग्रीन हाउस गैस के प्रभाव के लिए जिम्मेदार नहीं है? तो परिवहन के लिए सोलर का कार का उपयोग करना ये ग्रीन हाउस गैस के प्रभाव से संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। 99 में विभिन्न विद्युत सुरक्षा उपकरणों में से विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित उपकरण क्या कहलाते हैं? तो विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित उपकरण क्या कहलाते हैं? तो वो उसे क्या कहते हैं? फ्यूज है विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 100 में। प्रश्न नंबर 100 में है मानव शरीर में पाए जाने वाले एंजाइम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? माल्टेज लार में उपस्थित होता है और शर्करा माल्टोज मानव शरीर में पाए जाने वाले एंजाइम के संबंध में है। शर्करा मानव शरीर में पाए जाने एंजाइम के संबंध में है, तो ये बिल्कुल सही है। एमाइलेज लार में उपस्थित होता है और स्टार्च को शर्करा में परिवर्तित करने में सहायता होता है, तो ये भी सही है। इस प्रकार ए और बी दोनों सही है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हुआ दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 101 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण नहीं है? तो कौन है जो प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण नहीं है? तो प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण अस्त होते हुए सूर्य का रंग लाल होना। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। अस्त होते हुए सूर्य का रंग लाल होना अपवर्तन के कारण नहीं होता है, वो प्रकीर्णन के कारण होता है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। और प्रकाश के अपवर्तन के कारण इंद्रधनुष का निर्माण होना, तारे का टिमटिमाना, मानव आंख द्वारा छवि का निर्माण करना, ये सब क्या है? प्रकाश के परिवर्तन के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर डी है जो इसका कारण नहीं है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं परजीनी गाय रोजी के दूध में मिलने वाली प्रोटीन है,
परजीनी गाय रोजी के दूध में मिलने वाला प्रोटीन, कौन सा प्रोटीन है परजीनी गाय दूध जीनी के दूध से मिलता है, तो वह कौन सा प्रोटीन है, अल्फा लैक्ट एल्बुमिन है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। 110 में 103 में द्रव्यमान संरक्षण के नियम का उत्तम उदाहरण है। द्रव्यमान संरक्षण के नियम का उत्तम उदाहरण क्या है, तो 12 ग्राम कार्बन 32 ग्राम ऑक्सीजन से संयोजित करके कितना 44 ग्राम CO2 का निर्माण करता है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। नेक्स्ट की ओर चलते हैं दोस्तों 104 की ओर। इसमें दिया गया है NaCl के घोल में लवण का सांद्रण बढ़ाने पर निम्नलिखित में से किस गुणधर्म के परिवर्तित न होने की आशा करेंगे, किस गुणधर्म की परिवर्तित न होने की आशा करेंगे, तो ऑप्शन नंबर सी अपवर्तनांक के परिवर्तित न होने की आशा करेंगे। कहा जाएगा NaCl के घोल में लवण का सांद्रण बढ़ाने पर कौन सा गुणधर्म परिवर्तित न होगा, तो अपवर्तनांक परिवर्तित न होगा। परिवर्तित हो जाएगा कौन, पीएच मान, घनत्व और वैद्युत चालकता परिवर्तित हो जाएगा। नेक्स्ट की ओर चलते हैं 105 की ओर। निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है, तो ठोस CO2 की सूखी बर्फ के रूप में जाना जाता है, तो ये कथन तो बिल्कुल सही है दोस्तों। ठोस है जो सूखी बर्फ के रूप में जाना जाता है, जबकि इसमें ऐसा नहीं होना चाहिए। ये दोनों कथन सही है, ए और 3 ये सही है, ठीक है। ठोस CO2 सीधे तरल रूप में बदल जाती है, नहीं CO2 सीधे तरल रूप में नहीं बदलती है, और ठोस CO2 सीधे तौर पर गैस के रूप में बदल जाती है, तो 1 और 3 सही है, परंतु तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। देखिए ठोस CO2 शुष्क वर्ग का ऊर्ध्वपातन किया जाता है। ठोस CO2 है जो ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया से बदलता है, तो CO2 एक शुष्क वर्ग है। जीवाश्म ईंधन में मुख्यतः निकलता है CO2। CO2 के कारण जलवायु परिवर्तन हो रहा है दोस्तों, और CO2 का प्रयोग अग्निशामक यंत्र में भी किया जाता है। CO2 गैस एक प्राकृतिक अम्लीय होता है। इसका प्रकृति कैसा होता है, अम्लीय होता है। शीतल पेय या सोडा वाटर पदार्थों में CO2 होता है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 121 में देखते हैं दोस्तों। 121 नंबर प्रश्न में दिया गया है, इसमें है कि सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य के रक्तताप प्रतीत होने में निम्नलिखित परिघटनाओं में से किसका महत्वपूर्ण योगदान है, तो किसका महत्वपूर्ण योगदान है, तो प्रकाश के परिकिरण का महत्वपूर्ण योगदान है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है, प्रकाश के परिकिरण का महत्वपूर्ण योगदान है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। नेक्स्ट की ओर चलते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की पीएच कितनी है, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच 10.5 है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा, 10.5 मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का पीएच मान है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, जल की छोटी बूंद द्वारा प्रकाश के से इंद्रधनुष बनती है। जल की छोटी बूंद द्वारा प्रकाश से इंद्रधनुष पूर्ण आंतरिक अपवर्तन एवं पूर्ण आंतरिक परिवर्तन द्वारा बनती है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है, अपवर्तन एवं पूर्ण आंतरिक परिवर्तन द्वारा बनती है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों, इसमें दिया गया है 124 नंबर प्रश्न में 124 में दिया गया है, इसमें है आधुनिक आवर्त सारणी में किस तत्व में संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या सीजियम के संयोजकता इलेक्ट्रॉनों के समान होती है। किस तत्व की संयोजकता सीजियम के संयोजकता के समान है, तो आधुनिक आवर्त सारणी में सीजियम के संयोजकता के समान कौन है, तो पोटेशियम की संयोजकता सीजियम के संयोजकता के समान है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। 125 में कौन सा एक उद्योग सर्वाधिक नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट उत्पन्न करता है, नॉन बायोडिग्रेडेबल उत्पन्न करता है कौन सा उद्योग, ये पूछा है, तो थर्मल पावर प्लांट है। थर्मल पावर प्लांट है नॉन बायोडिग्रेडेबल सबसे कम उत्पन्न करता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। थर्मल पावर प्लांट गैर बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट के रूप में प्लाई एश को उत्पादन करता है। प्लाई एश चूर्णित कोयले के दहन के से थर्मल पावर प्लांट से उत्पन्न अपशिष्ट उपोत्पाद सामग्री है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। 126 की ओर, इसमें दिया गया है कार्बन मोनोऑक्साइड एक ज्वलनशील गैस है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस ज्वलनशील है, तो कौन सी गैस ज्वलनशील है, कार्बन मोनोऑक्साइड एक ज्वलनशील गैस है, सही है, तो कौन सी गैस ज्वलनशील है, तो हाइड्रोजन गैस है जो एक ज्वलनशील है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा, हाइड्रोजन गैस एक ज्वलनशील गैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 127 की ओर। एक्टिनाइड श्रेणी में 14 तत्व है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व इस श्रेणी का सदस्य नहीं है, तो एक्टिनाइड श्रेणी में 14 तत्व है, इसमें से टीएम माने थूलियम जो है लैथेनाइट तत्व का है, जबकि थूलियम एक्टिनाइड तत्व का नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। थूलियम है जो लैंथेनाइट तत्व श्रेणी का सदस्य है, एक्टिनाइड श्रेणी का सदस्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 128 की ओर। प्रकाश में संचरित होता है, प्रकाश
किस प्रकार से संचरित होता है? प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में संचरित होता है। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा संचरित होता है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में प्रचलित होता है। प्रकाश का कणिका सिद्धांत न्यूटन ने दिया था। न्यूटन के प्रकाश कणिका सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक अत्यंत सूक्ष्म कणों में से मिलकर बने होते हैं। ये सीधी रेखा में गमन करती है। और थॉमसन यंग ने प्रकाश के व्यतिकरण का सिद्धांत दिया था। प्रकाश के व्यतिकरण का सिद्धांत किसने दिया था? तो थॉमसन यंग ने दिया था। प्रकाश के वैद्युत प्रभाव और कॉपरन प्रभाव की व्याख्या प्रकाश की कण प्रकृति के आधार पर की जाती है। तो ऑप्शन नंबर, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही है। 129 में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है, ये प्रश्न पूछा है। कौन सा कथन गलत है? तो धातुएं धन आयन बनाती है। ऑप्शन नंबर ए गलत है। धातुएं धन आयन नहीं बनाती है, धातुएं ऋणायन बनाती है। धातुएं विद्युत की कुचालक होती है और धातुएं अम्लीय ऑक्साइड बनाती है। अधातुएं क्या है? अम्लीय ऑक्साइड होती है। अधातु विद्युत का कुचालक होता है। अधातु ऋणायन होते हैं, ऋणायन बनाते हैं। और धातु होते हैं जो क्षारीय होते हैं, अधातु अम्लीय होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए अधातु धनायन बनाती है, गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 130 की ओर। 130 में मानव आहार में निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी होने से शुष्का पिच्छाग जीरोप्थैलेमिया नामक रोग होता है? जीरोप्थैलेमिया नामक रोग किसके कारण होता है मानव आहार में? तो रतौंधी यानी विटामिन ए की कमी से होता है। विटामिन ए की कमी से होता है। B1 से विटामिन B1 की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। विटामिन ई की कमी से जनन शक्ति में कमी आती है। और विटामिन के की कमी से खून का थक्का नहीं जमना होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। 131 में दिया गया है। 131 में है एप्सम लवण, इसका उपयोग यौगिक है। तो एप्सम किसका यौगिक है? एप्सम है जो मैग्नीशियम का यौगिक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। एमजी का यौगिक है एप्सम। एप्सम लवण का सूत्र होता है MgSO4 7H2 होता है एप्सम लवण का। और एप्सम लवण का मिल्क ऑफ मैग्नीशियम भी कहा जाता है। एप्सम लवण का नाम क्या है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को मिल्क ऑफ मैग्नीशियम भी कहते हैं। मैग्नीशियम सल्फेट प्राकृतिक में इप्सोमाइट के रूप में इप्सम गर्म झरनों में पाया जाता है। यह एक रंगहीन बेरवेदार ठोस है। मैग्नीशियम मिल्क ऑफ मैग्नीशियम क्या है? रंगहीन है और बेरवेदार ठोस है। मैग्नीशियम सल्फेट या इप्सम लवण एक क्या है? डाइल्यूसेंट यौगिक है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 32 में। 132 में कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सही नहीं है वो प्रश्न पूछा है हमसे दोस्तों। तो कहा जा रहा है सभी हरे पौधे और नीले हरे शैवाल उत्पादक होते हैं। ये बिल्कुल सही है। हरे पौधे अपना भोजन कार्बनिक यौगिक से प्राप्त करते हैं, तो ये भी सही है। और पौधों और ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलती है, ये भी सही है। कौन सही नहीं है? ऑप्शन नंबर सी सही नहीं है। उत्पादक स्वयं अपना भोजन अकार्बनिक यौगिक से तैयार करता है, ये गलत है। तो हमसे पूछा है कि कौन सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी सही नहीं है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। 133 की ओर। सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देने वाला उसका बाह्यतम भाग जिसे सूर्य मुकुट भी कहा जाता है, निम्न में से कौन सा है? तो जिसे सूर्य मुकुट भी कहता है वो कौन सा बाह्यतम भाग है? उसे परिमंडल या कोरोना कहते हैं। ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा, परिमंडल या कोरोना। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। 32 का फिर से देखें दोस्तों, 32 नंबर प्रश्न को फिर से देखें। सॉरी दोस्तों, इसमें गलत हमने बता दिया। कहा कौन सा कथन सही नहीं है? तो हरे पौधे अपना भोजन कार्बनिक यौगिक से प्राप्त करते हैं, ये गलत है। हरे पौधे अपना भोजन कार्बनिक यौगिक से नहीं प्राप्त करते हैं, ठीक है, ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं हम 134 की ओर। इसे मिलान करना है दोस्तों, इसे मैचिंग करना है। 134 की ओर कहा गया है भाप का इंजन। तो भाप का इंजन किसने शुरू किया था? जेम्स वाट ने भाप का इंजन का शुरुआत किया था। रेल इंजन स्टीफेंस ने शुरू किया था। और गैस के इंजन की शुरुआत किसने किया था? डाइमलर ने गैस के इंजन की शुरुआत की थी। और रॉकेट इंजन गोडार्ड ने रॉकेट इंजन की शुरुआत की थी। इस प्रकार मैचिंग करें। 3 1 2 4 3 1 2 4 किसमें है? 3 1 2 4 3 1 2 4 किसमें है दोस्तों? 3 1 2 4 3 1 2 4 ऑप्शन नंबर ए में हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। 3 1 2 4 एक बार फिर से पढ़ दें। कहा जा रहा है भाप इंजन किससे है? भाप इंजन खोज जेम्स वाट ने किया था। रेल इंजन का खोज स्टीफेंस ने किया था। गैस इंजन खोज डाइमलर ने किया था। और रॉकेट इंजन खोज गोडार्ड ने किया था। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं और यह लास्ट प्रश्न होगा दोस्तों। यदि आप लोग को अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के ग्रुप में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि आप लोग को भारतीय संविधान पूरी बुक पढ़नी हो, प्रश्न उत्तर के रूप में पूछे गए प्रश्न प्रीवियस ईयर के रूप में यदि पढ़ना हो चैप्टर वाइज, तो मैं अपलोड कर दिया हूं दोस्तों। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मैं डाल दूंगा। पूरी संविधान आपको मिल जाएगी प्रश्न उत्तर के रूप में, वो भी प्रीवियस ईयर प्रश्न के रूप में। उसी तरह इतिहास का बुक भी मैं
घटना चक्र बुक जो है पीसीएस एग्जाम में पूछे गए प्रश्नों का संग्रह मैं डाल चुका हूँ, उसे भी आप लोग देख सकते हैं। यदि आप लोग को अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को ग्रुप में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें। चलिए देखते हैं अंतिम प्रश्न को। परमाणु बलों के सिद्धांत की खोज किसने की थी? तो परमाणु बलों के सिद्धांत की खोज किसने किया था? तो परमाणु बलों के सिद्धांत की खोज हिडेकी युकावा ने किया था। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। हिडेकी युकावा ने परमाणु बलों के सिद्धांत का खोज किया था। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। परमाणु के अंदर नाभिक न्यूट्रॉन एवं प्रोटॉन के स्थानांतर होते हैं, इससे दोनों के बीच एक बल का कार्य करता है जिसे नाभिक बल कहते हैं। परमाणु संरचना का सर्वप्रथम अध्ययन किसने किया था? तो परमाणु संरचना का सर्वप्रथम अध्ययन ग्रेगर जॉन डाल्टन ने परमाणु संरचना का सर्वप्रथम अध्ययन किया था। परमाणु विखंडन सिद्धांत किसने दिया था? तो ऑटो हान ने परमाणु विखंडन सिद्धांत दिया है ऑटो हान ने। परमाणु भट्ठी सर्वप्रथम ने बनाया था तो एनरिको ने सर्वप्रथम परमाणु भट्ठी बनाया था। यदि आपसे पूछे परमाणु बम किसने बनाया था? तो ओपन हिमर परमाणु बम, सबसे पहले परमाणु बम बनाने वाले कौन थे? ओपन हिमर थे। जेसीबी का आविष्कार किसने किया था? जेसी बोस ने क्रिप्टोग्राफी का आविष्कार किया था। क्रिप्टोग्राफी का आविष्कार किसने किया था? जेसी बोस ने। और इलेक्ट्रॉन की खोज जेजे थॉमसन ने किया था। तो जेसी बोस के बारे में देखें, क्रिप्टोग्राफी की खोज किया था जेसी बोस ने और जेजे थॉमसन ने किया था कि इलेक्ट्रॉन की खोज। तो परमाणु बलों के सिद्धांत की खोज किसने किया था? हिडेकी युकावा ने। इस प्रकार इस 12 नंबर टेस्ट सीरीज को मैं समाप्त करता हूं। यदि आप लोग को अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के ग्रुप में शेयर करें, जरूर शेयर करें दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।